गाजी कराची से बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, लेकिन इसके पहले वो अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता, इंडियन नेवी की डिफेंस फोर्स को इस साजिश की खबर लग जाती है। भारत भी चौकन्ना हो जाता है। यहाँ पीएनएस गाजी को चकमा देने के लिए विशाखापट्टनम पर आईएनएस राजपूत को एक्टिव कर दिया जाता है और ऐसा जताया जाता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर आईएनएस विक्रांत खड़ा है। पाकिस्तानी नेवी को गुमराह करने के लिए आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन का यूज किया जाता है। साथ ही आईएनएस राजपूत से भी सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पीएनएस गाजी जैसे ही विशाखापट्टनम पोर्ट पर पहुंचता है, तभी आईएनएस राजपूत 2 डेप्थ चार्जर्स से पीएनएस गाजी सबमरीन पर हमला करता है। पीएनएस गाजी इस पूरे मामले को समझता और रिट्रीट करता। तब तक आईएनएस राजपूत ने हमले शुरू कर दिए और इस तरह पीएनएस गाजी पाकिस्तान के मंसूबों के साथ ही डूब जाता है। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से भारत पर हमला करता है। उन्हें खुफिया जानकारी होती है कि यहाँ इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम है। बस इसी का फायदा उठाकर वह भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुँचने की साजिश रचता है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान 2000 जवानों के साथ 59 टैंक्स और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ उनका सामना भारतीय सेना की 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की कंपनी से होता है, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास होती है। 7 दिसंबर 1971 तक लड़ी गई इस लड़ाई में पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, जब मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की लीडरशिप में केवल 120 इंडियन सोल्जर्स ही पाकिस्तान के हजारों सोल्जर्स और टैंक्स को धूल चटा देते हैं। लोंगेवाला में भारतीय सैनिक एक ऊंचे रेत के टीले को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस ऊंचाई का फायदा उठाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कुलदीप सिंह चंदपुरी को पता होता है कि सुबह होने तक उन्हें कोई हवाई मदद नहीं मिल सकती, इसीलिए वह सुबह तक पाकिस्तानी आर्मी को उलझा कर रखने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान से फायरिंग पहले स्टार्ट होती है, लेकिन आगे वह बढ़ते हुए पाकिस्तानी टैंक चारों तरफ लगे कटीले तारों को देखकर रुक जाते हैं। इन वायर्स को वो लैंड माइन्स का सिंबल समझकर एक जरूरी वक्त तारों को हटाने और अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने में गुजार देते हैं। फिर जैसे ही पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते हैं, वो रेगिस्तान की रेत में फंस जाते हैं। एक ऊंचे टीले पर होने की वजह से इंडियन आर्मी टैंक्स को डायरेक्ट हिट कर पाती है और पाकिस्तान अपने कई टैंक्स और व्हीकल्स गंवा देता है। जब तक पाकिस्तान भारत की चाल को समझ पाता, तब तक सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट सोल्जर्स को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स के HAL HF-24 मारूत फाइटर्स एंड हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट इस लड़ाई में पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और लोंगेवाला में जीत का बिगुल बजा देते हैं। इस हार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अपने कई सैनिक और आर्म्ड व्हीकल खो देता है। लोंगेवाला का ये एयर ग्राउंड ऑपरेशन भारत का बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी हार बन जाती है। 1971 के इस वॉर में भारत ने पाकिस्तान से लगभग 3600 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा छीन लिया। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। भारत के जनरल वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव वॉर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेस्ट हिस्से में अटैक के बजाय मिलिट्री डिफेंस पर वर्क करती है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन मिलिट्री अग्रेसिवली अटैक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है। सोल्जर्स को लड़ने के लिए फील्ड पर भेजा जाता है और इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सोल्जर्स पर भारी पड़ती है। इंडियन डिफेंस की नेवी, एयर और मिलिट्री का कोऑर्डिनेटेड अटैक पाकिस्तान के होश उड़ा देता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली अपार सफलता के बाद एक तरफ जहां कराची पोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, वहीं पाकिस्तान को समंदर में इंडियन शिप्स की एक बड़ी प्रेजेंस की खबर लग जाती है। उन्हें लगता है कि भारत फिर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी वॉरशिप्स मर्चेंट शिपिंग के साथ मिलकर इंडियन नेवी को मात देने का प्लान बनाते हैं। अब इसी प्लान को फेल करने के लिए इंडियन नेवी एक फॉलो अप प्लान बनाती है, जिसका कोड नेम ऑपरेशन पायथन दिया
जाता है। 8 दिसंबर को पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए भारत की मिसाइल बोट्स INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल को कराची के साउथ में मनोरा पेनिनसुला की तरफ भेजा जाता है। इस दौरान ये मिसाइल बोट्स न केवल पाकिस्तानी पेट्रोल वेसल को टारगेट करते हैं, बल्कि 11 बजे के करीब INS विनाश अपनी 4 मिसाइल से केमारी ऑयल फार्म को टारगेट करता है। इस अटैक से पाकिस्तान का बचा कुचा केमारी ऑयल स्टोरेज भी तबाह हो जाता है। साथ ही पैनामेनियन फ्यूल टैंकर SS गल्फ स्टार को भी भारी नुकसान पहुंचता है। INS विनाश पाकिस्तान के नेवी फ्लीट टैंकर PNS डक्का को बुरी तरह ध्वस्त कर देता है। इस हमले से कराची की 50% ऑयल रिक्वायरमेंट धुआं हो जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगता है और एक ही रात में पाकिस्तान को लगभग $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। इस अटैक में भारतीय नेवी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पाकिस्तान को केवल आसमान ही नहीं बल्कि समंदर से भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। वॉर में अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए पाकिस्तान UN के पास पहुंचता है और अपील करता है कि भारत को इस वॉर से बाहर रहने के लिए कहा जाए। 4 दिसंबर को जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, वहीं साइमल्टेनियसली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल असेंबल होती है। एक लंबे डिस्कशन में अमेरिका सीधे पाकिस्तान के समर्थन में कूद जाता है। US, चाइना और UK मिलकर भारत को सीज फायर करने के लिए कहते हैं और दबाव बनाया जाता है कि भारत अपनी आर्मी को बांग्लादेश से वापस बुला ले। लेकिन यहाँ भारत के समर्थन में सोवियत यूनियन आगे आता है और